इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्जाम है दोस्तों, आप सभी को पता होगा 6 सितंबर और 7 सितंबर को होने वाला है। इसलिए मैं आपके लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ। सवाल ऐसे होंगे दोस्तों कि आपकी देखकर रूह कांप जाएगी दोस्तों। बहुत अच्छे बेहतरीन अपने आप में क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 से 10 सेकंड दूंगा दोस्तों। पहले आपको जवाब देना है, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका गन्ना। नहीं, गन्ना तो नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है गन्ना नहीं होता। और जब गन्ना नहीं होता तो क्या होगा? गेहूं नहीं, गेहूं भी नहीं होगा, मक्का नहीं। आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा चावल। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? पानी। और सबसे ज्यादा पानी वाली फसल कौन सी होती है? वो पानी वाली फसल होती है चावल। पानी वाली फसल सबसे ज्यादा कौन सी होती है? चावल होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो चावल होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन को केवल यहाँ खत्म नहीं करेंगे, इसकी पूरी डिटेल जानेंगे कि कौन सी चीज कहाँ पर होती है। जब तक मैं आपको पूरी डिटेल नहीं पढ़ा देता तब तक मुझे भी दोस्तों सुकून नहीं मिलता। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन की पूरी डिटेल जानते हैं। जैसे मैंने कहा यूपी, अब यूपी में कौन कौन सी फसल होती है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। यूपी में एक तो गेहूं होता है, एक चावल होता है, और क्या होता है? यूपी में एक गन्ना होता है। यूपी में ये 3 फसलें होती है। और अगर मैं कहूँ तो यूपी में 3 फसलें हैं। और इसके बाद मैंने लिया पंजाब। पंजाब में कौन कौन सी फसल होती है? आप सभी को पता होगा चावल होता है पंजाब में, गेहूं होता है पंजाब में। ज्यादातर ये 2 फसलें होती है। उसके बाद मैंने लिया पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल का आप सभी को पता होगा, एक तो वेस्ट बंगाल में जूट होता है, एक कपास होता है, और एक चावल होता है। आप सभी को ये जानकारी होगी। उसके बाद मैंने लिया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन सी फसल होती है? महाराष्ट्र में होता है, एक तो होता है सोयाबीन। सोयाबीन, लेकिन सबसे ज्यादा सोयाबीन होती है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर। सोयाबीन, मूंगफली, सोयाबीन, मूंगफली, और कपास, और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन आपको ये ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश को, अगर यहाँ पर क्वेश्चन आया ही है, एमपी को सोया प्रदेश कहते हैं। एमपी को सोया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन सबसे ज्यादा होती है। सोया प्रदेश कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है दोस्तों, ये कहता है नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा इसमें, इस क्वेश्चन में अमर्त्य सेन नहीं, इसमें रघुराम राजन नहीं, शीलभद्र नहीं। इसका आंसर होगा सचिन चतुर्वेदी, नालंदा विश्वविद्यालय। अभी हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। आप सभी को पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय बहुत पुराना विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। आप सभी को पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय बहुत पुराना विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, बस आपको ये ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ध्यान रखनी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, किसने की थी और कब की थी। दूसरा, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? नष्ट किसने किया था? नष्ट किसने किया था, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, और कब किया था। तीसरा, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यहाँ से शुरू करते हैं। शामिल किया गया 2016 के अंदर। नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार
खिलजी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। स्थापना की कुमार गुप्त ने, कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त फर्स्ट, कब की? 7वीं शताब्दी के अंदर। और बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कब किया? 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में। यहाँ से आप एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 2010 में होती है, स्थापना 2010 में होती है। लेकिन आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय काम करना कब से शुरू करता है? ये काम शुरू करता है अपना 2014 से, 2014 से। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो पहले नंबर पर कौन आया है? पहले नंबर पर आया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कुल कितने पदक जीते हैं? कुल पदक जीते हैं 158, जिसमें से गोल्ड कितने हैं और सिल्वर कितने हैं? सिल्वर कितने हैं? दूसरे नंबर पर आया है हरियाणा। दूसरे नंबर पर क्या आया है? हरियाणा। कुल कितने पदक जीते हैं? 117। इसमें से गोल्ड कितने हैं और सिल्वर कितने हैं? आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आया है राजस्थान। तीसरे नंबर पर आया है राजस्थान, कुल 60 पदक हैं। अगर मैं बात करूं कि वैसे यहाँ पर केवल गोल्ड का ही क्वेश्चन पूछता है, तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं कि महाराष्ट्र ने टोटल 58 गोल्ड जीते हैं और 47 सिल्वर पदक जीते हैं, लेकिन कुल 158 पदक जीते हैं। हरियाणा ने 117 जीते हैं, जिसमें से 58 गोल्ड हरियाणा के नाम है और सिल्वर, कुछ सिल्वर भी है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? राजस्थान की बात। राजस्थान ने टोटल 60 पदक जीते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ से एक दो क्वेश्चन मैं और बताऊंगा दोस्तों, अभी आपको थोड़े से मैं इन्हें उठाकर इधर उधर कर देता हूँ, एक सेकंड देंगे। मैं इन्हें थोड़ा सा उठाऊंगा और इधर कर दूंगा ताकि यहाँ पर हमें जगह मिल सके। हमें क्या मिल सके दोस्तों? जगह मिल सके, हमें मिल सके जगह। अब आपको ध्यान रखना है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि एक सेकंड यहीं पर लिख देता हूं। आपको ध्यान देना है दोस्तों, क्या ध्यान देना होगा? आप सभी को पता होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुए हैं, इस बार यूथ गेम का आयोजन हुआ है बिहार में। बिहार के कहाँ पर? पटना के अंदर आयोजन हुआ है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं यहाँ से दो क्वेश्चन और बनाता हूँ, एक क्वेश्चन तो होगा आपका कि, एक क्वेश्चन होगा बालक बास्केटबॉल, बालक बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में गोल्ड किसने जीता? बास्केटबॉल में गोल्ड किसने जीता? और एक होगा बालिका, बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल में गोल्ड किसने जीता? ये बालक में जीता है यूपी ने और बालिका में जीता है कर्नाटक ने। आपको दो क्वेश्चन ये ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में कहता है कि किसी तत्व का रासायनिक व्यवहार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये किया जाता है एक तत्व की संयोजकता के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट, एक तत्व की संयोजकता के द्वारा। अब संयोजकता क्या होती है आपको ध्यान रखना होगा। संयोजकता क्या होती है? तो संयोजकता होती है दोस्तों, मैं सिंपल भाषा में लिखूंगा, जिस तत्व पर, जिस तत्व पर जितना
पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है वही तत्व की संयोजकता है, वही तत्व की संयोजकता है, संयोजकता है। से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है। आप सभी ने एड्स भी पढ़ा होगा। एड्स एड्स होता है HIV के कारण। स्मॉल पॉक्स पढ़ा होगा। स्मॉल पॉक्स चेचक जिसे हम बोलते हैं, चेचक या छोटी माता, या छोटी माता। एक होता है मलेरिया, मलेरिया होता है मच्छर के काटने पर, यह होता है मच्छर के काटने पर। तो आपको ध्यान रखना है स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स क्या है, स्मॉल पॉक्स को ही हम वैक्सीनिया कहते हैं, स्मॉल पॉक्स को ही हम क्या कहते हैं, वैक्सीनिया कहते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा स्मॉल पॉक्स। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं यहां से बात करता हूं क्वेश्चन की, मैंने एक क्वेश्चन का आंसर निकाला दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि चेचक या स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की जो खोज है वो, स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी, वो टीके की जो खोज की थी वो की थी एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने इसके टीके की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने इसके टीके की खोज की थी, एडवर्ड जेनर। तो आपको ध्यान रखना है कि एडवर्ड जेनर ने ही तो छोटी माता यानी कि इसके टीके की खोज की, और वैक्सीनिया की खोज भी एडवर्ड जेनर ने की थी। दोनों आपस में दोनों संबंधित है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है। एक ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों यूपी पैट, एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको पता होगा, एक ऐसा ही क्वेश्चन यूपी पैट के पेपर में, पैट 2021 में आया था, एकदम नया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था, वो था कर्करीट रोग, कर्करीट, कर्करीट रोग, सॉरी कर्करीट रोग किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कैंसर को। आपको ध्यान रखना है यहाँ से ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, कर्करीट रोग किसे कहते हैं, जिसे हम ट्यूमर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री परिषद का सदस्य बनाया जाता है तो उसे कितने समय में अपनी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। तो आपको ध्यान रखना होगा, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको बने तो आपको ध्यान देना होगा 3 माह इसका आंसर नहीं होगा, 6 माह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और ये लिखा हुआ है किसमें कि कोई व्यक्ति 6 महीने से पहले पहले अपनी सदस्यता त्यागनी होगी, ये लिखा है आर्टिकल 164 के 4 में ये जिक्र हुआ है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 9 माह नहीं होगा, 12 माह नहीं होगा, 3 माह नहीं होगा, 6 माह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगाम नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वह किस राज्य में स्थित है। एक ऐसा गांव जहां लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव तो हुए लेकिन वोट केवल एक व्यक्ति ने डाली, केवल एक ही व्यक्ति ने डाली पूरे गांव में से। उस गांव का नाम था मालो गांव, उस गांव का नाम क्या था, मालो गांव, मालो गांव ये था। ये किस राज्य में है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में कहता है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय ने भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा की है। आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों कि सबसे लंबे समय तक किस गवर्नर जनरल ने सेवा की है। अब इसका आंसर आपको निकालना बेहद इजी है, लेकिन थोड़ा सा डाउटिंग भी है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए डाउटिंग क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों के लिए डाउटिंग इसलिए होगा कि आपने देखा होगा कि सभी ऐसे ही दिए। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या था, लॉर्ड कर्जन ने कब से कब तक शासन किया, 1899 से 1905 तक। आपने सभी ने पढ़ा होगा 1905 का बंगाल विभाजन,
लॉर्ड इरविन ने कब से कब तक किया? 1926 से 1931। आप सभी ने पढ़ा होगा गांधी इरविन समझौता। लॉर्ड डलहौजी का भी आपने पढ़ा होगा 1848 से 1856 तक। क्यों? क्योंकि आप सभी ने लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति पढ़ी होगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब से कब तक? 1786 से 1793 तक। इसके समय में 1793 का चार्टर एक्ट आया था, ये आप सभी को पता होगा। अब यहाँ से ये तो बात चलो ठीक है, यहाँ पर इसने कितने वर्ष शासन किया ये देखते हैं। 99, तो इसने किया 6 वर्ष शासन किया। इसने कितने वर्ष शासन किया? इसने किया 26, 5 वर्ष शासन किया। और इसने कितने वर्ष? 48, 8 वर्ष शासन किया। और इसने कितने वर्ष शासन किया? 7 वर्ष शासन किया। तो सबसे लंबे समय तक सेवा किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अब मैं आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिखवाता हूँ दोस्तों, 1 सेकंड देंगे बस। मैंने इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखने हैं। मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे करजन। करजन करजन का आपको पता होगा, करजन ने 1899 से 1905 तक शासन किया। 1905 तक शासन किया। इसका पहला काम, इसने पहला काम क्या किया? 1901 में, 1901 में भारतीय कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना। कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना, पहला काम जो किया 1901 में, अनुसंधान केंद्र की स्थापना। दूसरा काम क्या किया? 1905 में बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन किया। और बंगाल को ऐसे विभाजित किया कि जहां पर एक स्थान पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी और दूसरे स्थान पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी। इसने उस आधार पर बंगाल विभाजन किया। और क्या काम किया इसने? और देखते हैं, और काम किया इसने कि लॉर्ड कर्जन ने और क्या काम किया, आप सभी को पता होगा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन और इनके अलावा और कोई काम ऐसा नहीं किया जिसे याद रखने लायक हो। एक और काम किया है। एक और काम कौन सा किया है? इसने क्या है? इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की है। इसने किया है एक और काम, इंपीरियल इंपीरियल कैडेट कोर, कैडेट कोर की स्थापना। जैसे हम एनसीसी होता है, नेशनल कैडेट कोर, उसी तरीके से पहले इंपीरियल कैडेट कोर होता था। इसकी स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पर होते। लेकिन आपको ध्यान केवल ये और ये रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर आपको बताना है डलहौजी के बारे में। अब डलहौजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डलहौजी एक इकलौता चेहरा ऐसा है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसने किया है 1848 से 1856 तक ब्रिटिश शासन में राज। अब कितने साल किया है? 8 वर्ष इसने राज किया है। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी क्यों प्रसिद्ध था? अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे हम बोलते हैं राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध था कौन? लॉर्ड डलहौजी। और क्या, इसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, जैसे भारत में 4000 टेलीग्राफ लाइन बिछवाई। 4000 टेलीग्राफ लाइन, टेलीग्राफ लाइन बिछवाने का काम किसने किया? वो लॉर्ड डलहौजी ने किया। लॉर्ड डलहौजी ने किया। टेलीग्राफ लाइन बिछवाने का कार्य किसने किया? वो लॉर्ड डलहौजी ने किया। कब किया? 1854 के अंदर, 1854 के अंदर। और काम क्या किया लॉर्ड डलहौजी ने? एक काम और किया, आप सभी को ध्यान होगा। 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी ने पहली रेल चलाई, पहली रेल चलवाई, रेलगाड़ी चलवाई। कहां से कहां तक चलवाई? ये चलवाई मुंबई से थाने तक,
मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की यात्रा की थी, जिसमें 7 डब्बे थे। उनमें उन सभी के साथ के अलग अलग नाम भी थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परबल अम्ल रखने के लिए पात्र किसके बने होते हैं? आप सभी को पता होगा परबल अम्ल स्ट्रोंग एसिड। स्ट्रोंग एसिड का मतलब है जैसे सिरका। सिरका H2SO4, तो H2SO4 किस में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है कांच में। ये रखा जाता है किसमें? कांच में। और कांच किसका बना होता है? शीशे का। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटिनम क्या होता है? प्लेटिनम का रासायनिक प्रतीक होता है Pt। अब मैं यहाँ से आपको ऐसी जानकारी बताऊंगा दोस्तों जो आपको नहीं पता होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्लेटिनम का गलनांक बिंदु क्या है? गलनांक बिंदु क्या है? अगर आप सभी को पता हो तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। पीतल। पीतल किससे मिलकर बना होता है? ये बना होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण। ये होता है तांबा और जस्ता। तांबा, कॉपर और टीन का मिश्रण तांबा कहलाता है। कॉपर, इसे तो ये सभी को पता होगा, कॉपर बोलते हैं। लेकिन मुझे सभी के बिंदु जानने हैं। जैसे मैंने निकाला यहाँ से तांबा, कॉपर का गलनांक बिंदु, कॉपर का गलनांक बिंदु भी बताना है। पीतल, चलो पीतल तो मिश्र धातु है, पीतल का गलनांक बिंदु भी मुझे बताना है। आप सभी को ये चीजें बतानी है। अगर मैं कहूं कि प्लेटिनम का गलनांक बिंदु कितना होता है, वो होता है 1768 डिग्री सेल्सियस। 1768 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का गलनांक बिंदु होता है 1085 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से एक बार क्वेश्चन रेलवे में आया है। और पीतल का गलनांक बिंदु होता है 930 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये चीजें ध्यान रखकर चलनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सीसा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू किया गया? मूल्य वर्धित कर को अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों वैट। और वैट की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप सभी को पता होगा, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स जिसे हम बोलते हैं वैट। इसकी इसे किस वर्ष लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था सन 2005 के अंदर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2005। एक ऐसा ही अब कौन सा टैक्स चल रहा है? वो चल रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जिसे हम क्या बोलते हैं? जीएसटी। जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है? तो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची का आपको पता होगा। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। टोटल 22 भाषा है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 11वीं अनुसूची, अगर मैं कहूं 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत। और पंचायत के कितने विषय शामिल हैं? 29 विषय इसमें शामिल हैं। अगर 9वीं अनुसूची की बात करूं, 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूं कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, ये जोड़ी गई पहला संविधान संशोधन, पहला संशोधन 1951, पहला संशोधन 1951 में जोड़ी गई। उसके बाद 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वां संशोधन, 52वां संशोधन 1985 में जोड़ी गई। 1985 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? आपके ध्यान होगा 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, 73वां संशोधन, 73वां संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित
कृषि संकल्प अभियान का समापन समारोह में आयोजित किया गया था? तो आपको पता होगा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें करंट की याद भी दिलाता है और हिस्ट्री की याद भी दिलाता है। अब इस क्वेश्चन को आप क्या लगाएंगे दोस्तों, करंट का क्वेश्चन बताएंगे या हिस्ट्री का? लेकिन ये एक्चुअल में करंट का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बारदोली। बारदोली में कृषि विकसित कृषि संकल्प समापन समारोह आयोजित किया गया था। अब बारदोली में तो ये आयोजित किया गया। चलो पोरबंदर में क्या आयोजित किया गया, कच्छ में क्या आयोजित किया गया? तो पोरबंदर में क्या आयोजित किया गया ये आपको देखना है। पोरबंदर में आयोजित किया गया है बागवानी फसलों का उत्सव, बागवानी फसलों का उत्सव, ठीक है, आयोजित किया गया। कच्छ में क्या आयोजित किया गया? कच्छ में कुछ आयोजित नहीं किया गया। कच्छ में प्राथमिक प्राथमिक प्रसंस्करण प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की। और गांधीनगर क्या है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, ये आप सभी को पता होगा, गुजरात की राजधानी है। और गुजरात में अगर मैं बात करूं, गुजरात की राजधानी है कौन? गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है? वो है भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों केरल के अंदर। अब जब ये नवरात्रि का त्योहार है तो सरस्वती पूजा के रूप में तो केरल में तो इसे कुछ और नाम से ही जानते होंगे। तो केरल में इस त्योहार को किस नाम से जानते हैं? इस त्योहार को जानते हैं पूजापू, पूजापू के नाम से जानते हैं। इस त्योहार को पूजापू के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, इस त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? पूजापू के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। केरल के और भी त्योहार हैं, जैसे हमने लिया ओणम। ओणम एक त्योहार है जो केरल में मनाया जाता है। एक लिया त्रिशूर पूरम, त्रिशूर पूरम भी एक ऐसा त्योहार है जो केरल में मनाया जाता है। और विशु, विशु भी केरल में मनाया जाता है। विशु केरल के नववर्ष पर मनाया जाता है। और थेयम, थेयम भी मनाया जाता है। एक है ओट्टम थुलाल, ओट्टम थुलाल, ओट्टम थुलाल, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के आपको उत्सव पता होगा, क्या होगा? यक्षगान, यहाँ का शास्त्रीय वो सॉरी नृत्य है यक्षगान। कुर्गा कुनीता, दुर्गा पुनीता, ये त्योहार है। तमिलनाडु, तमिलनाडु के भी आपको पता होगा, एक तो होता है तमिलनाडु में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू त्योहार। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसे बहुत से उत्सव जो वहां पर मनाया जाता है। तमिलनाडु में मेदराम जातरा त्योहार है जो तेलंगाना में मनाया जाता है। और भी बहुत सारे, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो आपको ध्यान देना है, इसमें कहा है सही नहीं है। वह सदन में अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखता है, बिल्कुल ये वाला तो करेक्ट है। फिर कहता है यह निर्णय लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। राज्य विधानसभा में कौन? केवल अध्यक्ष ही यह निर्णय लेता है। लोकसभा में कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन यहाँ पर निर्णय कौन लेता है? राज्य विधानसभा अध्यक्ष, ये भी सही है। वह एक साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए विधानसभा और विधान परिषद, नहीं, ये वाला ही गलत है दोस्तों। और यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि उसने कहा है जो सा गलत है वो ही हमें बताना है। अब आप यहाँ से कुछ लिख सकते हैं, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। अब फैक्ट क्या होंगे? जैसे मैंने लिया यहाँ पर, आपको पता होगा एक आर्टिकल, आर्टिकल होता है 178, इसमें क्या होता है आप बताएंगे? एक होता है आर्टिकल 182, इसमें क्या होता है आप बताएंगे? एक होता है आर्टिकल 164, इसमें क्या है आप मुझे बताएंगे। अगर मैं बात करूं 178 की, तो इसमें राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। राज्य विधानसभा के
राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 178 बताता है। और अनुच्छेद 182 राज्य विधान परिषद, ये विधान परिषद के अध्यक्ष और विधान परिषद, ये विधान परिषद के सभापति, क्योंकि वहां होता है अध्यक्ष, यहाँ होता है सभापति और उपसभापति के बारे में बताओ, उपसभापति के बारे में बताता है। आर्टिकल 164 इसमें मंत्री परिषद, मंत्री परिषद और सीएम की नियुक्ति के बारे में है, सीएम की नियुक्ति के बारे में हमें बताता है। चलिए और आगे देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल कहाँ स्थित है? आप सभी को ये क्वेश्चन तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे ये पता ना हो। ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर स्थित है। गुजरात में और भी है, एक तो होगा लोथल, दूसरा होगा धोलावीरा। ये क्या होगा? धोलावीरा, धोलावीरा ये गुजरात में है। राजस्थान में होगा कालीबंगन, कालीबंगन। पंजाब में होगा रोपड़। हरियाणा के अंदर होगा बनावली, बनावली ये हिसार जिले के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुल सूर्य ग्रहण तब होता है जब, ये आपको दोस्तों ध्यान देना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुल सूर्य ग्रहण पूछा, लेकिन वो पूछ सकता था कि संपूर्ण सूर्य ग्रहण, संपूर्ण सूर्य ग्रहण, लेकिन उसने दिया है कुल सूर्य ग्रहण कब होता है। तो कुल सूर्य ग्रहण कब होता है ये हमें बताना है। तो कुल सूर्य ग्रहण चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होती है। भैया ये तो गलत है सरासर। चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है, ये भी गलत है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होता है, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की बिल्कुल परिबद्ध नहीं होते, ये वाला तो गलत है। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, ये तो होगा संपूर्ण सूर्य ग्रहण कब? जब सूर्य, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये सभी एक ही लाइन में है तो सूर्य ग्रहण है। सूर्य, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही लाइन में है। अगर मैं कहूं तो चंद्रमा बीच में है तो सूर्य ग्रहण है। अगर यहीं पर सेम कंडीशन, ये सूर्य, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा, बस हमने इतना काम किया तो ये वाली जो कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी चंद्र ग्रहण की, ये होगी चंद्र ग्रहण की। इसमें जिसका, जैसे चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा पीछे होगा, सूर्य ग्रहण है तो सूर्य तो आगे ही रहेगा। बस आपको चंद्रमा और पृथ्वी ही बदलनी है जहां पर स्थिति होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहते हैं? ये आपको बताना है। वैक्यूम क्लीनर किसे कहते हैं? तो चंद्रमा के किस ग्रह को? तो ग्रह को कहेंगे वैक्यूम क्लीनर। भाई साहब बहुत अच्छा सवाल है और परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। वो कहते हैं बृहस्पति ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। बृहस्पति ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। क्यों कहते हैं वैक्यूम क्लीनर? क्योंकि ये एक विशाल गैस का भंडार है, यहाँ पर गैसों का भंडार है। और बृहस्पति जो है सूर्य के द्रव्यमान का, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां हिस्सा होता है। 1000वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा होता है। आपको ये ध्यान देना है, इसलिए बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। बात करते हैं वीनस की। वीनस को हम क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह। और शुक्र के बारे में आप सभी को पता होगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला वो शुक्र ग्रह होता है। सांझ का तारा वो शुक्र ग्रह होता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा, बहुत सारे हैं दोस्तों जो भोर का तारा
उसे भी, वो भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें छल्ले रिंग्स पाए जाते हैं। यूरेनस, यूरेनस ये क्या होता है, ये भी एक ऐसा ग्रह है जो शनि की, शुक्र की दिशा में अपना चक्कर लगाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उस भारतीय संगीतकार का चयन करें जो ताल वाद्य मारकर बजाया जाने वालों में से जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छा लगा मुझे दोस्तों। इसमें कहा है पंडित रविशंकर, इससे रिलेटेड है। विश्व मोहन भट्ट, पंडित अयोध्या प्रसाद, बिस्मिल्लाह खान। आपको बताना है, बस आपको पता होगा बिस्मिल्लाह खान, ये तो शहनाई से है, ये सभी बच्चों को पता होगा, शहनाई से है। पंडित अयोध्या प्रसाद ये ड्रम से है, ये ड्रम और झांझ, दो चीजें होती है, एक ड्रम होता है, एक झांझ होती है। विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट, हमें बताना विश्व मोहन भट्ट की क्या बजाते हैं, ये गिटार बजाते हैं, और पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। अब आपको ये देखना है केवल, अगर आपको ये पता है तो हम बता सकते हैं मार्कर क्या बजाता जाता है, ड्रम, तो ड्रम बजाता है पंडित अयोध्या प्रसाद, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गोरीचैन चोटी स्थित है। तो गोरीचैन चोटी किस राज्य में स्थित है, ये आपको बतानी है। गोरीचैन चोटी मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, यहीं पर लिख देता हूँ। गोरीचैन चोटी है आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है गोरीचैन चोटी, गोरीचैन चोटी। अब हमें बतानी है गोरीचैन चोटी की ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई है 21,300 फीट, 21,300 फीट इसकी ऊंचाई है, और ये तवांग जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की है धूपगढ़, धूपगढ़ मध्य प्रदेश की चोटी है, जिसे जो 1350 मीटर, 1350 मीटर ऊंची है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी है और नागालैंड की कौन सी है। हिमाचल की मुझे आप बताइए, मैं नागालैंड की आपको बताता हूँ। नागालैंड की है सारामती, सारामती पर्वत, सारामती पर्वत नागालैंड में है, जो 3841 मीटर ऊंचा है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर आपसे मैं पूछूं तो हिमाचल प्रदेश की, चलो मैं बता देता हूँ, आप मुझे केवल इसकी ऊंचाई बताना है कमेंट करके। रियो पुरजिल, मैंने लिखा रियो पुरजिल, रियो पुरजिल या लियो पारगियल, लियो पारगी, लियो पारगियल, ये कितनी ऊंचाई है इसकी, इसकी है 6816 मीटर। इस क्वेश्चन के आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, एक वस्तु की संवेग पर निर्भर करता है, एक वस्तु की संवेग किस पर निर्भर करती है, आप सभी को पता होगा। हम बात करते हैं, जब संवेग की बात आती है तो दोस्तों संवेग, तो संवेग बराबर होता है एम वी, हम कहेंगे द्रव्यमान, एम होता है द्रव्यमान, एम क्या होता है, द्रव्यमान, एम होता है, और वी क्या होता है, वेग, वी होता है वेग, दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छा सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम क्या था। अब आप मुझे ये बताएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, एक तो लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और भी लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेज, चलो ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट
विद ट्रूथ, विद ट्रूथ। और भी हैं, एक एक दो पुस्तक और है, हिंद स्वराज्य, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। और कौन सी है? हिंद स्वराज्य। और कौन सी है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। मनमोहन सिंह की भी पुस्तक है दोस्तों। मनमोहन सिंह की पुस्तक कौन कौन सी है ये आपको मुझे बताना है। एम विश्वेरैया, इसकी जो पुस्तक होगी वो होगी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, फॉर इंडिया। ये किसकी पुस्तक है? एम विश्वेरैया की पुस्तक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 4 करेक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाचारों में हाल ही में आई मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है और किन अन्य राज्यों द्वारा संचालित? हमें ये बताना है दोस्तों। ये मुल्ला पेरियार जो बांध है, अब इसमें लगा हुआ है पेरियार, तो हम ये बता सकते हैं कि ये पेरियार नदी पर है, पेरियार नदी पर है। अब जब पेरियार नदी कहाँ पर है? केरल के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये केरल के अंदर स्थित है। तो केरल तमिलनाडु में स्थित है? नहीं। कर्नाटक में? नहीं। केरल में स्थित है। और जल आयोग द्वारा? नहीं भैया, ये जल उसने कहा है राज्य, तो राज्य केवल तमिलनाडु राज्य द्वारा संचालित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला समाचार पत्र था? ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है। सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, कलकत्ता गजट था, द इंडियन जनरल था, बंगाल अखबार था। तो आप सभी को पता होगा पहला समाचार पत्र जो था वो बंगाल गजट था। बंगाल गजट को चलाने वाला कौन था? वो था जेम्स ए हिक्की, जेम्स अंगस्टन। पूरा नाम लिख देता हूं, अंगस्टन, अंगस्टस ए हिक्की। ये था, अंग्रेजी में भी लिखता हूं जेम्स ए हिक्की, क्योंकि यहां से कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेता है। इसने चलाया था बंगाल गजट को, और ये अंग्रेजी का समाचार पत्र था। ये क्या था? अंग्रेजी का समाचार पत्र था, अंग्रेजी का समाचार पत्र, समाचार पत्र था। अगर मैं यहां से एक क्वेश्चन पूछूं कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र कौन सा था ये आपको मुझे बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा उद्दंत मार्तंड, उद्दंत मार्तंड, मार्तंड। ये पहला समाचार पत्र था जो हिंदी में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संचालित ऑपरेशन ओलिविया का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब आपको पता होगा कि ओलिविया रिडले कछुए कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ओडिशा के अंदर। अब ओडिशा में पाए जाते हैं, तो ओडिशा में पाए जाते हैं, तो ओलिवा रिडले कछुओं की सुरक्षा प्रदान करना था, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और ये पाए कहाँ जाते हैं? ये कछुए कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उड़ीसा के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। जब ये उड़ीसा में पाए जाते हैं, हम और भी इनके अलावा लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर हर साल 8 लाख कछुए आते हैं। हर साल कितने कछुए आते हैं? 8 लाख से अधिक कछुए आते हैं। ऑपरेशन ओलिविया इसे हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं इसे? ऑपरेशन ओलिविया, ओलिविया कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 8 लाख से ज्यादा कछुए आप देखने को मिलते हैं। 8 लाख प्लस कछुए
देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेद समाज किसके विचारों से प्रेरित था? वेद समाज। अब वेद समाज की स्थापना कब हुई थी ये आपको पता होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद विवेकानंद थे। और इसकी स्थापना कब की गई? 1895 के अंदर की गई। 1895 के अंदर की गई थी। रामकृष्ण प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई ये आपको देखना है दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? सनातन धर्म की स्थापना, इसकी तो कोई जानकारी नहीं है कि इसकी स्थापना कब की गई। ब्रह्म समाज किया गया था 1828 के अंदर। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना भी 1828 के अंदर ही की गई थी। ब्रह्म समाज। अब सवाल में कहा है क्या? इसने कहा वेद समाज के किसके विचारों से प्रेरित था? ये था ब्रह्म समाज के विचारों से प्रेरित था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय उंग्ल बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। मैं आपको बर्मा के 3 युद्ध हुए। बर्मा के उंग्ल बर्मा युद्ध, ये 3 युद्ध हुए। टोटल कितने युद्ध हुए? 3। मैं तो आपको तीनों के तीनों लिखवाऊंगा। पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। पहला युद्ध कब लड़ा गया? 1824 से 1826। बस आपको सन याद रखना है, 1824 से 1826। दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1852 के अंदर। और तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1885 के अंदर। आपको ये तीनों युद्ध ध्यान रखने, आपको केवल सन याद रखना है। पहला युद्ध लड़ा गया 1824 से 26, दूसरा युद्ध 1852, तीसरा 1885। बताने को बहुत कुछ है दोस्तों। हम बता सकते हैं कि पहला बर्मा युद्ध किसके उससे समाप्त हुआ, दूसरा कब समाप्त हुआ, तीसरा कब। लेकिन यहाँ से यही क्वेश्चन पूछता है कि या तो कब लड़ा गया, तो दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1852 के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है हाल ही में सरकार द्वारा किन 2 रेलवे सीपीएसई को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो इसका रेलवे का कहा है तो रेलवे की 2 साइट है दोस्तों। एक तो है आईआरएफसी और आईआरसीटीसी। इन दोनों को नवरत्न का दर्जा दिया जा चुका है। वर्तमान में नवरत्न कंपनी कितनी है आपको पता होगा। वर्तमान में कुल नवरत्न कंपनी कितनी? नवरत्न कंपनी है 26 हो गई हैं इन दोनों को मिलाकर। अब नवरत्न कंपनी का दर्जा कब दिया जाता है? जब किसी कंपनी का कंपनी का निवेश 1000 करोड़ से अधिक हो, 1000 करोड़ से ज्यादा हो, तो वह क्या होगा? वो नवरत्न में शामिल कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2023 में यूनेस्को की संरचनात्मक शहर नेटवर्क यूसीसीएन सूची में किस शहर को साहित्यिक शहर, अब ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, साहित्यिक शहर के रूप में शामिल किया गया था? ये बिल्कुल इजी सवाल है। ये किया गया था आपका कोझिकोड को। ये किसे किया गया था? कोझिकोड। ये कोझिकोड कहाँ पर है? केरल के अंदर स्थित है कोझिकोड। लेकिन अगर मैं कहूँ तो नामांकन तिथि ये 2023 का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन बन सकता है क्वेश्चन कैसे? ये बन सकता है, आपने पढ़ा होगा यूसीसीएन। यूसीसीएन यूनेस्को, यू से बना यूनेस्को। मैं पूरा लिखवा देता हूँ, यूनेस्को क्रिएटिव, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज सिटीज। एन से क्या बनेगा? नेटवर्क। आपको ध्यान रखना है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इसकी स्थापना आईयूसीसीएन की स्थापना कब होती है? 2004 के अंदर होती है। 2004 में इसकी स्थापना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की, एक सेकंड दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से
पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ये करता है आपकी ओजोन। आपने सुना होगा ओजोन परत होती है एक, तो ओजोन परत रक्षा करती है। अब ओजोन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर मैं कहूं ओजोन की खोज किसने की, मैंने यहाँ लिखा ओजोन की खोज। अब ओजोन की खोज करने वाला कौन था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। ओजोन की खोज किसने की? तीसरा, एक ऐसी गैस, चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक ऐसी गैस, एक ऐसी गैस जो खुद नहीं जलती, खुद नहीं जलती लेकिन दूसरों को जलाती है। दूसरों को जलाती है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। अब ओजोन की खोज किसने की? ये की है फैब्री और ब्यूसन ने। फैब्री और ब्यूसन, और ब्यूसन ने ओजोन की खोज की है। ओजोन को हम CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन के रूप में क्या कहते हैं हम? क्लोरो कूलिंग एजेंट के रूप में जानते हैं। CFC के रूप में कूलिंग एजेंट, कूलिंग एजेंट के रूप में जानते हैं। ओजोन को और हम क्या कह सकते हैं? आपको पता होगा 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा के अंदर, वो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। तो आपको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे कि एक ऐसी गैस जो खुद नहीं जलती लेकिन दूसरों को जलाने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी एक दार्शनिक बन गया था, एक साधु बन गया था? ये क्वेश्चन आपको मुझे बताना है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, रास बिहारी घोष कौन थे, अरविंद घोष कौन थे, वीडी सावरकर, सत्येंद्रनाथ बोस कौन थे? तो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, एक साधु बनने वाला व्यक्ति कौन था? वो था अरविंद घोष। वो कौन था? अरविंद घोष था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बस आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है। वीडी सावरकर का भी आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये दार्शनिक नहीं बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाए। अब आपको पता होगा व्यय बोलते हैं हम खर्च को, जब खर्चा ज्यादा हो और इनकम या हम कहें तो आय कम हो, आय कम हो, तो आप सभी को पता होगा क्या होगा? घाटा। ये पता है क्या होगा? घाटा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? घाटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही अनुक्रम है? तो इसके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन एक अच्छा सवाल है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर हमें देखने को मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसे हिंदी में याद रखें या अंग्रेजी में याद रखें, आप कैसे भी रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं इंग्लिश में याद रखता हूं, किंगडम। सबसे पहले आएगा किंगडम, किंगडम बोलते हैं किसी जगत को। उसके बाद आएगा फाइलम, संघ। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आने वाला है फाइलम, फाइलम। उसके बाद आएगा आपका फाइलम, फाइलम के बाद आएगा क्लास, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, जीनस, स्पेसीज, स्पेसीज। किंगडम बोलते हैं दोस्तों जगत को, मैं पूरा लिख देता हूं, जगत, संघ, वर्ग, क्रम, कुल, जीनस होगा वंश,
कुल, वंश और जाति, ये होता है दोस्तों आपका क्रम। तो जगत है, संघ है, वर्ग है, बिल्कुल, क्रम है, कुल है, वंश है, जाति है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी पूरी तरह विफल रही थी? आप सभी को पता होगा जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में हुई, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं लेंगे, पहले आप सभी को पता होगा चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले यहाँ पर आया था गैप। यहाँ पर क्या आया था? गैप। गैप आया था 1966 से 1969 के बीच का। बस आपको यहीं से निकल जाएगा क्योंकि जो ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आई 1969 से 1974 तक। फिर पांचवी पंचवर्षीय जो योजना आई 1974 से 1978 तक। फिर 2 साल का गैप आया 1978 से 1980 तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट छठी पंचवर्षीय योजना आई 1980 से 1985 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना आई 1985 से 1990 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना आई 1990 से, लेकिन आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर भी क्या आया था? गैप। यहाँ पर भी क्या आया था? गैप आया था। गैप कैसे आया था आपको देखना होगा दोस्तों। आर्थिक मंदी के कारण यहाँ पर गैप लगा था 1990-91 तक, 91 तक। उसके बाद नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना आई आठवीं, वो आई थी 1991 से 1996 तक, 1996 तक। और नौवीं पंचवर्षीय योजना आई 1996 से 2001 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना आई 2001 से 2006 तक। ठीक है दोस्तों, ये शायद 92 तक था, यहाँ पर ये 92 तक था, तो 92 से 97 जाएगा, 92 से 97, और 97 से 2002, 2002 से 2007, तो 2007 से 12, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, 2012, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। ये 12 की 12 पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। लेकिन हमें कहा है कि कौन सी सबसे ज्यादा विफल रही। आप सभी को पता होगा कि 1951 की योजना ठीक चली, दूसरी भी ठीक चली, लेकिन तीसरी योजना की अगर मैं बात करूं तो 1962 में हुआ भारत चीन युद्ध। भारत और चीन युद्ध हुआ, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान हमारा हुआ, ये युद्ध हम हार गए। तो इसलिए सबसे ज्यादा पूरी तरह विफल जो रही वो तीसरी पंचवर्षीय योजना रही, जो हमारी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा सवाल है दोस्तों। ये कहता है साहित्यिक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? ये तो सभी को पता होगा, साहित्यिक अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। साहित्यिक अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वंश ने के शासनकाल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका आप सभी को पता होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा गुप्त काल। गुप्त काल को ही क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे शासक हुए। जैसे अगर मैं कहूँ तो गुप्त काल की, यहाँ पर लेते हैं, गुप्त काल की स्थापना किसने की? गुप्त वंश की स्थापना किसने की? स्थापना की श्रीगुप्त ने। स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त के बाद और भी बहुत अच्छे अच्छे शासक हुए, इसमें चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, और भी हैं समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त हुए, और
कुमार गुप्त हुआ, स्कंद गुप्त हुआ, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त, ये सब शासन हुए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA वर्ष किस वर्ष में पेश किया गया था? ये किया गया था 2003 में पेश किया गया था। अब ये होता क्या है, ये होता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक अधिनियम है जो 2003 में पेश किया गया था। इस अधिनियम में आखिर होता क्या है, देश में पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन को लागू करना, और इसके चार पहलू होते हैं। ये जीडी को हमारी प्रभावित करता है, ये जीडीपी को प्रभावित करता है। इसके चार पहलू होते हैं, पहला पहलू, दूसरा, तीसरा और चौथा। चार पहलू होते हैं, आपको चारों ध्यान रखने। एक तो होता है, पहला पहलू होता है राजस्व घाटा, राजस्व घाटे को ये बताता है। दूसरा पहलू पहलू होता है इसका राजकोषीय घाटा, ये राजकोषीय घाटे को भी बताता है, राजकोषीय घाटे को बताता है। तीसरा पहलू होता है हमारा कर से जीडीपी अनुपात, कर से जीडीपी अनुपात, जीडीपी अनुपात निकालने में मदद करता है। और चौथा पहलू हमारा होता है वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में कुल बकाया ऋण, या हम कह सकते हैं कुल बकाया ऋण ही लिख, ऋण जो हमने ब्याज उधार लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? औद्योगिक नीति तो घोषित की जा चुकी थी पहले ही, लेकिन लागू कब हुई थी? मेन क्वेश्चन ये आता है कि लागू कब हुई थी। ये लागू हुई थी, ये घोषित की गई थी 1948 के अंदर पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। लेकिन लागू कब से हुई? लागू हुई थी 1956 के अंदर। लागू कब हुई? लागू हुई 1956 में, लेकिन घोषित कब की गई? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी मिस्र की प्राथमिक नदी है। नील नदी मिस्र की प्राथमिक नदी है और दुनिया की सबसे लंबी नदी होने के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी की कुल लंबाई कितनी है? आप सभी को पता होगा दोस्तों। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? नील नदी का वरदान, वरदान ये कहते हैं हम मिस्र को, मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी की लंबाई कितनी है? हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो नील नदी की लंबाई कितनी है? वो है 6650 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, 6650 मीटर है। अगर मैं कहूँ नील नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन बना सकता है तो सहायक का भी बना सकता है। सहायक नदी कौन कौन सी है? एक तो होगी श्वेत नदी, श्वेत नदी, और और कौन सी होगी? श्वेत नदी और नीली नदी, सॉरी नीली नदी, दो नदी इसकी सहायक नदी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जापान ने अमेरिका के डैश महासागर में स्थित पर्ल हार्बर पर डैश को आक्रमण किया। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया गया, बस हमें ये बताना है। तो पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया? ये किया गया प्रशांत महासागर में 7 दिसंबर 1941 को। बस आपको ये डेट ध्यान रखनी है कि पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को आक्रमण हुआ। 42 में नहीं हुआ, 39 में नहीं हुआ, 40 में नहीं हुआ, 1941 में आक्रमण हुआ। और आपको ध्यान रखना है आक्रमण कब हुआ? 1941 में आक्रमण हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंपारण सत्याग्रह किस फसल की खेती से संबंधित था? तो ये सभी को पता होगा, नील नदी की नील नदी कह रहा हूँ, सॉरी, नील की खेती से संबंधित चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नील की खेती से संबंधित था कि उन्हें नील की खेती करने से रोकना, ये इलीगल था। और ये कब, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? अगर मैं कहूँ चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ये हुआ था 1917,
1918 में कौन सा हुआ? 1918 में हुआ खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, मैं पूरे आंदोलन लिख देता हूँ दोस्तों, खेड़ा आंदोलन। 1919 में कौन सा हुआ, या 1920 लिखते हैं डायरेक्ट, 1919 ही लिखते हैं। 1919 में हुआ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड या कांड। 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। 1922 में हुआ चोरा चोरी घटना। चोरी चोरा घटना 1922 में हुआ। और आगे बढ़ते हैं। 1930 में हुआ असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हुआ। और आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। अगर मैं बात करूं और की कि 1930 के बाद 1940 में 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। और 1948 में महात्मा गांधी इज डेड। महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट है दोस्तों जो महात्मा गांधी के द्वारा कुछ आंदोलन किए गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता उत्पन्न करने की अनुमति देता है? तो आपको ध्यान देना होगा, ये देता है इस प्रकार का प्रजनन अधिक अनुमति देता है, ये देता है आपका लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? तो आपको पता होगा दोस्तों, जो पंचायत से संबंधित होता है, हमारे जो वो होते हैं अनुच्छेद, पंचायत से संबंधित जो हमारे अनुच्छेद होते हैं वो होते हैं 243, छेद 243 से 243 ओ तक, 243 ओ तक। लेकिन इसने कहा है पंचायत का अनुच्छेदों से शक्तियों से संबंधित, तो ए तो नहीं है, शक्तियों से रिलेटेड है अनुच्छेद 243 जी। अनुच्छेद 243 जी शक्तियों से संबंधित है। आपको ध्यान देना है दोस्तों, पंचायत को कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। मेहता समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1957 के 1957 में जोड़ा गया था। सबसे पहले सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? वो की गई थी राजस्थान के नागौर में। और कब लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी। आपको ध्यान रखना है, त्रिस्तरीय पंचायत, ये 3 स्तरीय पंचायत, ये क्या थी? 3 स्तर की पंचायत थी, 3 स्तर की पंचायत थी। 3 स्तर कौन कौन से? पहला स्तर था ग्राम, दूसरा स्तर था ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा जो स्तर था वो था जिला स्तर पर। ये 3 स्तर थे इसके अनुसार लागू की गई थी। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चल कुंडल गैल्वेनोमीटर को के साथ, एक चल कुंडल गैल्वेनोमीटर के साथ संयोजित करके एमीटर में प्रवाहित किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपका आंसर, ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समांतर में निम्न प्रतिरोध। समांतर में निम्न प्रतिरोध। आपको पता होगा दोस्तों,
गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर दिया है यहाँ पर और एक दिया है एमीटर। एक गैल्वेनोमीटर दिया है और एक एमीटर दिया है। गैल्वेनोमीटर वोल्टेज को मापता है, गैल्वेनोमीटर क्या मापता है, वोल्टेज। और एमीटर क्या मापता है, एमीटर, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। एमीटर क्या मापता है, एमीटर मापता है, एमीटर भी वोल्टेज को मापता है, लेकिन ये घरेलू परिपथ में जो मीटर लगे होते हैं उसे अमीटर बोलते हैं। घरेलू परिपथ में जो मीटर लगे होते हैं उन्हें अमीटर कहते हैं। ये भी हमें रीडिंग देने का काम करता है। जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो ये प्रतिरोध को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2025 में 2.9% की वृद्धि दर्ज करने वाले औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। तो इसका तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे हम बोलते हैं एनएसओ। एनएसओ कहते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया। ये आपको पता होगा, ये पारित किया गया था 1784 के अंदर। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1813 में भी चार्टर अधिनियम आया जिसमें चाय का अधिकार और चीन के साथ अधिकार हमें दिया गया। और इसके तहत एक और दिया गया कि भारत की शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए सालाना खर्च होंगे। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने के लिए हमें कहा गया। ये कहा गया था कि सालाना 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में कौन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल था। ये सभी को पता होगा। सीआर दास, चित्तरंजन दास बोलते हैं दोस्तों इसे, ये नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। कौन था, भगत सिंह। वो कौन था, भगत सिंह इसमें शामिल थे। और अगर मैं कहूं तो भगत सिंह इसमें शामिल थे। क्यों क्यों शामिल थे वो आपको ध्यान देना है दोस्तों। 1928 में जॉन सैंडर्स की जो हत्या हुई थी वो किस कारण हुई थी, ये आपको हमें बताना है। लाहौर षड्यंत्र मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था 1929 में, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। लेकिन हमें देखना है कि आखिर उन्होंने जॉन सैंडर्स की हत्या क्यों की थी। जॉन सैंडर्स की हत्या क्यों की थी ये आपको बताना है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, जलियांवाला बाग हुआ था 1919 के अंदर, 1919 के अंदर, जिसके विरोध में इन्होंने जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। और फिर जॉन सैंडर्स की हत्या करने के लिए ही इन्होंने असेंबली में बम भी फेंका था। असेंबली में बम फेंकना। और ठीक है दोस्तों, एक आता है HSRA। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये पूछता है दोस्तों। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये आपको पता होगा, ये करवाया था राजराज चोल। राजराज चोल ने इसका निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस मंदिर को हम, राजराजेश्वर मंदिर को हम वृद्धीश्वर मंदिर भी कहते हैं। वृद्धीश्वर मंदिर भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कितनी संख्या थी। ये थी 299। 299। अगर विभाजन से पहले की बात करें तो वो 389 थी। विभाजन के बाद ये फोटो में बट गई थी, जिसमें से 299 भारत में रह गए थे, 99 सदस्य पाकिस्तान चले गए थे। ये तो बचे थे इंडिया के अंदर।
और ये चले गए थे पाकिस्तान। आपको ध्यान रखना है कि 299 रह गई थी। 9 और 9 18 यही होगा ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक देसी रियासत के लिए बच गया था।